नमस्कार दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तीसरा कार्यकाल शुरू हो चुका है। इस बार कुल 71 मंत्रियों को मंत्रिमंडल में सदस्यता मिली है, लेकिन कल की मीटिंग में ऐसे कई चर्चित चेहरे रहे जिन्हें इस बार मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली। उनमें मोदी 2.0 के कैबिनेट में रहे मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के मंत्री राजीव चंद्रशेखर शामिल हैं। इस बार राजीव चंद्रशेखर को मोदी 3.0 के मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली। हालांकि राजीव चंद्रशेखर लोकसभा 2024 में इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी आईएनसी के शशि थरूर के खिलाफ केरल की तिरुवनंतपुरम सीट से चुनाव लड़ रहे थे और उनको हार का सामना करना पड़ा। तो आइए जानते हैं क्या कारण रहा मोदी 2.0 में रहने के बावजूद मोदी 3.0 कैबिनेट में जगह ना मिलने का। आइए समझते हैं वीडियो। राजीव चंद्रशेखर के पॉलिटिकल जर्नी की बात करें तो साल 2006 में राजीव चंद्रशेखर को इलेक्ट किया गया था राज्यसभा के लिए, रिप्रेजेंटिंग अर्बन बेंगलुरु कर्नाटका। साल 2008 से 2009 तक चंद्रशेखर फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सबसे यंग प्रेसिडेंट के लिए अपॉइंट किए गए। साल 2012 में एक बार फिर राज्यसभा के लिए इलेक्ट किए गए। साल 2014 में राजीव ने आर्म्ड फोर्सेस के वोटिंग राइट्स के लिए फाइट किया था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने आर्म्ड फोर्सेस को वोट देने का हक दिया था। इसका मतलब कि कोई भी आर्म्ड ऑफिसर जहां उनकी पोस्टिंग हुई है वो वहां वोट कर सकते हैं, यानी सर्विंग सोल्जर्स इन पीस एरियाज हैव द राइट टू बी रजिस्टर्ड एट देयर प्लेस ऑफ पोस्टिंग एंड वोट। साल 2015 में राजीव चंद्रशेखर की वजह से आर्टिकल 66A ऑफ द इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एक्ट आया था। साल 2018 में वे बीजेपी राज्यसभा में एमपी के लिए इलेक्ट हुए, रिप्रेजेंटिंग कर्नाटका। उसके बाद साल 2020 में बीजेपी के नेशनल स्पोक्स पर्सन बने। साल 2021 में पुडुचेरी के इलेक्शन के को इंचार्ज अपॉइंट किए गए और फिर साल 2021 में राजीव को मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप एंड मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दी गई। हालांकि इसके बावजूद चुनाव में राजीव चंद्रशेखर को कांग्रेस के शशि थरूर से हार का सामना करना पड़ा और मोदी 3.0 में उनको इस बार मंत्री की जगह नहीं मिल पाई। इस सीट पर शशि थरूर को 3,58,155 वोट मिले, जबकि बीजेपी नेता राजीव को 3,42,078 वोटों के साथ ही संतोष करना पड़ा। इसी सिलसिले में राजीव चंद्रशेखर ने मंगलवार को तिरुवनंतपुरम लोकसभा सीट पर कांग्रेस के शशि थरूर से हार स्वीकार कर ली, लेकिन कहा कि केरल के चुनाव परिणाम से संकेत मिलता है कि लोग भगवा पार्टी का समर्थन कर रहे हैं। उन्होंने कहा, हम बहुत करीब आ गए हैं और हमने रिकॉर्ड अंतर और वोट शेयर बनाए हैं। ये दर्शाता है कि केरल के लोग भाजपा का समर्थन कर रहे हैं। ये निराशाजनक है कि मैं आज जीत नहीं सका, लेकिन मैंने साफ सुथरा अभियान चलाया। हमने अपने विपक्ष की तरह विभाजनकारी राजनीति नहीं की। केरल में भाजपा की बढ़त पूरी तरह से अपेक्षित है और ये जारी रहेगी। अब सोचने वाली बात यह है कि क्या इतने बड़े पॉलिटिकल करियर होने के बावजूद उनको इस बार मंत्रिपरिषद में जगह क्यों नहीं मिली। आपको बता दें, वेस्टर्न कोस्ट के साथ भारतीय मुख्य भूमि के सबसे साउदर्न पार्ट में सिचुएटेड तिरुवनंतपुरम न केवल केरल का सबसे अधिक आबादी वाला शहर है, बल्कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिहाज से भी काफी नोटेबल पार्ट भी है। अब भाजपा की तरफ से और लोगों के मन में भी ये था कि चंद्रशेखर को फिर से मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा, क्योंकि पार्टी ने उन्हें कांग्रेस से तिरुवनंतपुरम लोकसभा सीट जीतने के लिए सबसे अच्छा उम्मीदवार पाया था। अब शशि थरूर, जो 2009 से तिरुवनंतपुरम का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, यानी 2009, 2014, 2019 और अब 2024 से वे लगातार सांसद हैं और लोगों में उनकी काफी अच्छी पकड़ भी है। और ऐसा माना जाता है कि शशि थरूर के खिलाफ उनको उतारना उनके लिए काफी बड़ी राजनीतिक चुनौती है, यानी कि राजीव चंद्रशेखर की। हालांकि चंद्रशेखर ने काफी एंथुजियाज्म के साथ अभियान चलाया था। अधिकांश भाजपा उम्मीदवारों के विपरीत उन्होंने डेवलपमेंट थीम्ड कैंपेन चलाया था, जिसमें विभाजनकारी बयानबाजी को दूर रखा गया था। एक दूरदर्शी छवि पेश करके चंद्रशेखर ने थरूर की छवि को लगभग बेअसर कर दिया था और वोटों को काफी हद तक अपनी तरफ किया था, जिससे ये साफ दिखा था कि जिस अप्रोच से वो लोगों तक पहुंचना चाह रहे थे वे काफी कारगर है। पर सवाल वही कि उसके बावजूद जगह क्यों नहीं मिल पाई। ऐसा माना जा रहा है कि अनुराग ठाकुर, स्मृति ईरानी और कई ऐसे चेहरे हैं जिन्हें इस बार जगह नहीं मिली, जिनमें अर्जुन मुंडा भी शामिल है। माना जा रहा है कि चंद्रशेखर इस न्यूली फॉर्म्ड कोएलिशन गवर्नमेंट यानी इस नई गठबंधन की सरकार के बनने से अनुराग ठाकुर,
चंद्रशेखर और कई मोदी 2.0 के ऐसे पॉलिटिकल लीडर्स हैं जिन्हें इस नई गठबंधन सरकार के आने से इन सब के पॉलिटिकल करियर को काफी नुकसान हुआ है। इसका रीजन हो सकता है कि बीजेपी को इस बार सरकार अपने बाकी दलों के साथ लेकर चलानी है, यानी इस बार भाजपा को गठबंधन की सरकार चलानी है। चुनाव से पहले बीजेपी का कॉन्फिडेंस 400 पार वाला था, पर रिजल्ट कुछ और ही रहा, जिसके चलते एनडीए की कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टीज को भी अब इंपॉर्टेंस देनी पड़ रही है। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के आकलन के हिसाब से भी इन मिनिस्ट्रीज में इंप्रूवमेंट की जरूरत रही हो। अभी हाल ही में राजीव चंद्रशेखर के ट्वीट के बाद उनके संन्यास पर भी काफी सवाल उठाया जा रहा था, जिसके बाद सोशल मीडिया पर जमकर बातें भी हुई, जिसके बाद उन्होंने इस पर सफाई देते हुए ट्वीट भी किया था और संन्यास वाली बात से पर्दा भी उठाया था। अब आपका क्या मानना है इस बारे में हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अभी के लिए फिलहाल बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए क्लिक इंडिया। धन्यवाद।